नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और शायद सुबह एक्सरसाइज वाइज करके आप लोग आ चुके होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी बिस्तर से उठे भी नहीं होंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या में आप एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। मेरी इतनी ही आप लोगों से सलाह है, क्योंकि आप जिस चीज़ में लगे हैं ना, इसमें आप जितना अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। किसी भी तरह की छोटी या बड़ी बीमारी अगर आपके इर्द गिर्द आई, तो आप यकीन मानिए आप अपने आप को नुकसान में कर देंगे। चलिए, इसी सलाह के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्या है आज के प्रश्नों के इस खजाने में, आइए डिटेल में देखते हैं। और पढ़ने से पहले क्लास को अच्छे से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। अब वो समय नहीं रहा कि चलो कल कर लेंगे, क्योंकि अब काल करे सो आज, कल आज करे सो अब वाली जो कहावत है, दोहा है, वो आज ही होना। ये दोहा है, कहावत नहीं है। ये दोहा आज ही होनी है, ठीक है? मैं गलत नहीं बताऊंगा, दोहा और कहावत एक अलग चीज है, ठीक है? चलिए, अब इसी के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। निम्न घटनाओं को यहाँ पर कह रहा है, आपको जो है काल कर्मानुसार आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपके सामने चार दे रहा है। बताइए इन चारों के घटनाक्रम क्या थे? ऐसे प्रश्न आपको क्या सिखाते हैं? ऐसे प्रश्न ये सिखाते हैं कि क्या हमने जो पढ़ाई की थी उसको हमने कहानी रूप में कितना सही से समझा है। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक कहानी के रूप में है। इसके कुछ जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को हमें पढ़ना होता है, जिसके लिए हमें एक स्पेशल नोट्स बनाने होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ ही ना है। ये एक कहानी की तरह अगर आप याद किए तो आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा जो लाहौर अधिवेशन हो, तो उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव, इसमें तारीख नहीं पूछ रहा, आप समझिएगा। इसमें बस आप अगर थोड़ा सा भी इतिहास को सही से पढ़ेंगे तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। जहां फैक्ट्स आता है वहां मैं कहता हूँ हाँ, वो मॉडरेट चला जाता है, वो हार्ड हो जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न इजी से मॉडरेट के बीच ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें इजी ही रखूंगा तो ज्यादा अच्छा है। न्याय होगा इस प्रश्न के साथ। कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना, और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। बताइए भी इसका सही जवाब क्या हो? आप समझिएगा, देखिए, अगर आप इस पूरे सारे क्रम को देखेंगे तो आप एक चीज समझिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था, तो वो तब हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इतना तो आपको याद होगा ना, क्योंकि वहां पर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की थी। वो सारी चीजें आपको पता होंगी, किस प्रकार से पूरी सारी चीजें चली आ रही थी, ठीक है? अब उससे देखो, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उससे पहले मुस्लिम लीग द्वारा क्या लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था। देखो कितना सही से मैं चीजें बता रहा हूँ। अब पूरी हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ाने लग जाऊंगा, बस मैं बता रहा हूं, देखो रिलेट करो कि पहले तो ये हुआ तो उसके बाद ही ये हुआ था। अब हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट बच रहा है। तुमने तीन चीजें देख ली, पहले देखो तीन चीज तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं, फिर चौथे पे चलते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, अब वो चौथा पॉइंट कहां फिट होगा हम आंसर से देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में आप बैठे हो तो कैसे आप प्रश्न उत्तर से आप अपना उत्तर ढूंढोगे, ये भी आपको पता होना। इसे एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। हम लोग प्रश्नों से करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा जो है द्वितीय, सबसे पहले अगर कुछ हो रहा है इन तीनों में से, आप इस चीज को हटा दीजिए। एक, दो, चार में सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारा चार हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है भैया? फिर मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन आ रहा है, और उसके बाद जो है क्या हो रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। यानी चार, एक, दो का ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ये चीज आप देखिएगा ध्यान से, ये क्रम आप देखिए, बाकी चीजें भी आप जाने दीजिए, ठीक है? समझिए। तो चार, एक, दो देखो कहां कहां दिख रहा है। चार, एक, दो का एक क्रम यहां पर दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है। आप लोग ये मत समझिएगा चार, एक, दो की बात, अभी तीन हमने रखा है, लेकिन चार, एक, दो का एक क्रम आना चाहिए जिसमें चार पहले एक दो बाद में है। अब तीन कहां फिट हो रहा है इन चार, एक, दो में? ये हमारा प्रश्न चिन्ह ना, यहां होगा कि यहां? अब ये वाला प्रश्न है, तो यानी कि हमारा सी और बी कैंसिल हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या तीन पहले होगा कि तीन चार के बाद होगा। यानी कि क्लियर हो गया कि एक दो अंतिम होंगे। देखो यहां से तुम किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो मैं बता रहा हूं। देखो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका भी बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा? तीन चार होगा, चार तीन होगा। अब तुम्हें यहीं पर तुम्हारे दिमाग में 50-50 में भी और 25% पे आ गए तुम, मतलब 75% तुम प्रश्न को सॉल्व कर चुके हो। अब 25% में तुम रिस्क ले सकते हो दोनों में से। अब दोनों में से क्या है? देखो बहुत छोटी सी बात है कि जो यहां पर कह रहा मुक्ति दिवस के रूप में जब मनाया गया तो इन सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपका द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? चार, तीन, एक, दो, ठीक है? यहां पर
मैंने तुम्हें जो ये ट्रिक बताया ना बेटा, ये तुम ऐसे प्रश्नों में अंदाज सकते हो। जितना मैंने समय लिया इतना समय लगता ही नहीं है, इतना समय नहीं लगता है, ये ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक करने में इतना समय नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इससे आप अपने प्रश्नों के नजदीक पहुंच जाते हो, जो आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो उसमें आप कुछ समथिंग समथिंग हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन एक अभिकरण है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए बेटा। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया। इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने क्या कहा, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले देखो कि क्या दोनों सही है कि नहीं। सबसे पहले तो ये पढ़ो, ठीक है। तो देखो भैया, जो ब्रिटिश सरकार 1928 में, यहां पर समझना, देखो 1928 कह रहा है, ठीक है, क्या लाया गया था, ये बिल लाया गया था, ठीक है। और इसका ये था, देखो पहले मैं बता दूं दोनों कथन सही है, यानी कि आपका सी और डी ऑप्शन इरेज हो गया, हटा दो। अब आपका पढ़ रहा है, क्या आपको सही व्याख्या लग रहा है कि नहीं। तो अब आपका बहुत आसान प्रश्न होता है, जी भैया सही व्याख्या भी है, क्यों, क्योंकि ये देखो पूरी चीजें रिलेटेबल है, संबंधित है। कि भैया ये बिल आया, इसका कारण, इस बिल के लाने का कारण क्या था कि इसके द्वारा जो मजदूर, किसान, अन्य श्रमजीवी है उसमें साम्यवादी जो प्रभाव बढ़ रहा है उसे खत्म किया जाए। समझ गए। साम्यवादी को ही अंग्रेजी में कम्युनिस्ट कहते हैं। अभी हमारे इंडिया में इस लेवल पर अब नहीं रहा, वरना कम्युनिस्ट भी एक समय था, बहुत अच्छा प्रभाव जमा रहा था। होने चाहिए, हर देश में समाज साम्यवादी व्यवस्था के लोग भी होने चाहिए। देखिए, आप लोग जवाब देते रहिए, मैं बस बोल रहा हूँ। देखिए, कभी भी कुछ लोग कहते हैं कि इस लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में, जैसे कि एक मुस्लिमों से संबंधित एक बहुत उग्र संस्था है, ऐसे हिंदू संबंधित एक उग्र संस्था है, तो एक इन दोनों को बैन कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप बैन करेंगे तो इलीगल काम बढ़ जाएगा पुलिस का। इनको बने रहने दीजिए, बस इन पर सिकंजा अच्छा कसिए। एक होता नहीं है कि कैरेट एंड स्टिक की जो नीति थी अंग्रेजों की, आप ऐसा करिए। ऐसे जो संगठन ऐसे जो है, इनको आप, ठीक है आप हो, हम आपको बैन नहीं करेंगे, एक कुशल प्रशासक है, बैन नहीं करेंगे, लेकिन इन पर इतनी अच्छी तरह से प्रतिबंध लगा दो कि लोगों की नजर में हमने इनके साथ कुछ नहीं किया, अब ये गलत कर रहे हैं तो हम क्या करें। जैसे आज की डेट में परसेप्शन में वर्तमान गवर्नमेंट अगेंस्ट अपोजिशन क्या कर रही है, भैया हम देखो चुनाव करा रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कोई अगर आप गलत लग रहा तो बताओ, सब चीजें ऐसा होना चाहिए वैसे हो रहा, ऐसा होता है। लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है, बहुत बड़ा झोल है, हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ कहेंगे सर आप तो फालतू की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्लास हमें पढ़ाई करनी है, फालतू चीजें नहीं करनी। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे चीजें होती हैं। तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि हर तरह के लोग होने चाहिए, बट हाँ, किस पर कितना शिकंजा कसना है ये आपको अपने इंटेलिजेंस से पता होकर करना चाहिए। ऐसे घर भी चलता है, हर चीज ऐसे ही चलता है। निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक कालानुक्रम में अंतिम स्थान पे, मतलब एक चीज साफ करें कि ये सारे सारे हैं, लेकिन सबसे अंतिम में कौन सा हुआ है, सबसे अंतिम बताओ। देखो अब यहां पर तुम अगर दिमाग लगाओ, इतना तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले होगा कि ये तो नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट्रेट 1891 में आया था सबसे पहले, मतलब देखा जाए पुराने में तो यही है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति से पहले दो चीजें हुई थी, उनमें से एक आपका क्या था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर जो है ब्रिटिश ने जो है कुछ सुधार के संबंध में कानून लाया था। इससे जो है और भी लोगों में गुस्सा था। दरअसल 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण जो था कि ब्रिटिश द्वारा जो है उनके जो धार्मिक और चीजें थी उनमें हस्तक्षेप करना, प्लस आदिवासियों में भी सेम चीजें थी, जमीनों हड़पना, और बाकी आर्थिक रूप से भी परेशानी, बहुत सारे रीजन थे। उनमें एक ये भी था कि उनके धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप उनको लग रहा था बढ़ रहा था। जब 1857 का वो एक्ट आया तो उसके बाद वहां पर यह भी कहा गया था कि हम आपके धार्मिक हस्तक्षेपों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर आप एक्ट पढ़े हो तो। अब बच रहा आपका सी डी। अब सी डी में खेल करो, क्या हो सकता है, दोनों प्रथा है, पहले कौन सा था। देखो भाई हमेशा याद रखना, सबसे पहले अगर आप हमसे पूछेंगे तो पहले आपका 1843 में जो है दास प्रथा खत्म होता है, ठीक है। और 1800 आपका फिर छप्पन 1800 आपका कितना रहता है यार, सती प्रथा 1829 में रहता है, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब रहता है भैया, 1856।
यहाँ पर अच्छा अंतिम स्थान पे कह रहा है ना, आइए एक मिनट, मैंने शायद इससे लगा गलत कर दिया। एक तो ये सही कि सबसे अंतिम में, सबसे पहले तो ये हुआ था। अब इनमें बताओ 56 43 की ये, ठीक है, बताओ कौन सा एक कालानुक्रम रूप से अंतिम स्थान पे है? ठीक है, तो इसका जवाब तो हमारा ए ही होगा। मैंने बताते बताते गलत बता दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, हमसे ही भारी मिस्टेक हो गया। बता सब सही रहे हैं लेकिन मैं आपको दिशा विहीन करता चला गया, माफ करिएगा, मैं आपको दिशा विहीन कर दिया। ये सारे तिथि मतलब ईयर सही है बेटा, फैक्ट्स में कोई गलती नहीं है, बस मेरी वो बताते बताते वो जो है मैं उल्टा चला गया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप सीख गए ना। बाकी ये मैंने जो तथ्य बताया ये भी सही है, इसमें से कुछ गलत नहीं है, मैंने कुछ गलत बताया नहीं है, बट आंसर भी गलत नहीं दिया, सब कुछ सही है, बस था थोड़ा सा चीजें डिक्टेट अलग तरफ हो गई। चलो यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न हाथ दिख रहा है। चलिए नीचे एक कथन दिया गया है और इसका कारण दिया गया है, पता है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए भैया वैसे ही करिए, इतना मैं करा चुका हूँ, फटाफट करिए। आप एक फ्लो बनाते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग कर चुके हैं 3 4 प्रश्न, अब थोड़ा सा तेजी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक होता नहीं कि जब आप पढ़ने बैठिए ना तो आपको स्टार्टिंग के 10 15 मिनट मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार मन लग गया ना तो आप अगले 30 मिनट 40 मिनट में जितना तेज पढ़ ले जाते हो वो फिर आप अगले देखोगे अरे इतना कैसे होगा, इस एवरेज से तो मैं बहुत पढ़ ले जाऊँ नहीं, लेकिन फिर वही 30 40 50 मिनट बाद ना फिर तुम्हारा एवरेज डाउन हो जाएगा। उसके लिए फिर जरूरी है कि 10 15 20 मिनट का एक ब्रेक लो। हाँ लेकिन 10 15 20, बहुत लोग 1 घंटा पढ़ के 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, वो नहीं, तब भूल जाओ। चलो अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक ये थे भैया जो देवबंद आंदोलन में घृणा थी। चलो सैयद अहमद ने निष्ठापरक धर्मशास्त्रों को नई परिभाषा देने का प्रयास किया था। देखो भैया कथन दोनों सही है, कथन दोनों सही है, ठीक है, तो यानी कि हमारा सी डी वैसे गलत हो जाता है। अब मैंने बता दिया क्या कर रहा, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे इतिहास को तो ये दोनों रिलेटेबल है, इसका सही जवाब ए हो जाए। क्या ए, ये रिलेटेबल है, यही चीज हुआ था। हुआ क्या था कि जो आपके सैयद अहमद जी थे जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, ये जो है ये देवबंद जो आंदोलन चल रहा था उससे घृणित थे। ये बेसिकली शायद बैरिस्टर थे, ठीक है, और आने के बाद इन्हों जो है धीरे धीरे ये इनको अंग्रेजों ने अपना एक हथियार बना लिया था कांग्रेस से लड़ने के लिए, ये भी जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाचार पुस्तक दिया गया है और एक संपादक, इनमें कौन सा बेमेल है, मतलब एक गलत हो बताओ। मदर, बम मैनुअल, भवानी मंदिर और भारत माता। चलिए भैया ये सब जो है क्या कहते हैं, जो वीर रस से परिपूर्ण क्या कह सकते हैं इन्हें, क्रांतिकारी कह सकते हैं, या किस क्रांतिकारी तो सब थे, मतलब किस तरह के क्रांतिकारी के हैं, थोड़ा सा अच्छा वर्ड होना चाहिए क्योंकि देश आज़ादी में ये वर्ड यूज किए हैं, मतलब वो किए हैं। देखो वही होता ना कि हमेशा हम लोग किस साइड में है वही मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक आतंकवादी है, हम आतंकवादी को उस साइड से देखेंगे तो हमारे लिए जो है लड़ने वाला हो जाएगा, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो हमारे लोगों को मारने हैं तो हम घृणा करेंगे। बस हमेशा यही देखा था कि आप किस साइड से किसको देख रहे हैं, हमेशा यही मैटर करता है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। एक पिता की नजरिए से देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार पढ़ तो रहे हैं और कितना पढ़े, मतलब तुम्हें, अब पिता के नजरिए से देखोगे पढ़ लेता कुछ बन जाता हम सुकून पा जाते, ठीक है, नजरिए का अंतर है। चलिए जो यहाँ पर सही नहीं है उसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है भवानी मंदिर, भवानी मंदिर जो है अरबिंदो घोष थे, बारिंदर घोष नहीं, अरबिंदो घोष थे, ठीक है। भवानी मंदिर कौन थे भैया, अरबिंदो घोष। अब देखो ये सब चीजें अगर ना पता हो ना तो यहीं से नोट कर लिया करो, और बार बार मैंने कहा है कि जो क्लास होती है मेरी नोट कर लो, नहीं होता है तो अगली क्लास में जैसे सुबह 8:30 बजे तो उठ जाया करो, 7 7:30 बजे फ्रेश होकर बैठो, मेरे जो क्लासेज उसके नोट्स एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि इतना तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कि तुम्हें मुश्किल से 5 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मेरी क्लास में पता 8:30 बजे आएगी तो 8:20 से 5 मिनट रिवीजन कर लो, 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स एक मन शांत कर लो, कॉपी कलम लेके 8:30 बजे चालू हो जाओ। ये नहीं कहूँगा तुरंत रिवीजन करके आओ, नहीं वो गलत है। रिवीजन करके 5 मिनट थोड़ा सा मोबाइल नहीं चलाना, वो 5 मिनट में थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करना है कि अब पढ़ाई करने जाना है, उस सिचुएशन में लाना है। हमेशा आपकी माइंड जितना अच्छा कनेक्ट करेगा उतनी अच्छी चीजें होंगी। अगर अपने माइंड को कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो बेकार है आपका पढ़ना। वेरी इजी थी, ये जान लो। पृथ्वी पर एक स्थान पर रहने के लिए भूस्थितिकी उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए। भूस्थितिक ग्रह, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोस्टेटिक। क्या कहते हैं भैया, जियोस्टेटिक सेट, जियो स्टेशनरी या जियोस्टेटिक दोनों में से कुछ भी आज के लिए वो सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए जो जियोस्टेटिक या जियो ये होते हैं उनमें आप देखेंगे कि आपके जो
जो सैटेलाइट ऊपर भेजे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो भूस्थैतिक कक्षा में ही स्थापित होते हैं। कारण क्या होता है कि वो जो होते हैं ना, जैसे आपकी पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है, जिस स्पीड में, वो सेम उसी स्पीड को फॉलो करते हैं। मतलब अगर मुझे देखना है आपको, तो आपको मुझे देखने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज तो कि मुझे लाइव रहना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। दोनों चीजें होंगी ना। तो पृथ्वी घूम रही है, अब सैटेलाइट से आपको देखना तो उसी रोटेशन में वो भी घूमे, तभी आप उसके इसी स्थिति को देख पाएंगे ना। अब इस स्थिति के अलावा कुछ और देखना तो अलग चीज, लेकिन आपको इसी स्थिति को देखना तो दोनों चीजें एक सेम है ना। तो भैया जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रहा हो तो उसी स्पीड से आपकी क्या सैटेलाइट भी घूम रही होती है। ठीक है, समझ गए। और एक भूस्थितिक ग्रह को हमेशा कहां होना चाहिए? हमेशा भैया भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। अगर आपको पोल ओल लग रहा है तो गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी के समान ही घूर्णन गति से आपका क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके लिए भूमध्य रेखा पर एक विशिष्ट ऊंचाई पर उसको होना जरूरी है। और ऊंचाई पता है कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर। कितना? 35,786 किलोमीटर। कहां से? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से। ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, ये भी ध्यान देना, वरना प्रश्नों में ये भी घुमा देते हैं। ठीक है, समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रात के आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि। चलिए भैया, साइंस से संबंधित प्रश्न। चलो भैया, बीपीएससी का तो ये सब बहुत ही अच्छा। हाँ देखो, बहुत अच्छी चीज याद है बीपीएससी से। 71वीं बीपीएससी में जो अगर मतलब सफल नहीं हुए हैं, मतलब मन निराश ना करो, 72वीं के लिए लग जाओ, आज से लग जाओ। बहुत बच्चे क्या होता है ना, सबसे बड़ी गलती, मैं उनसे यही कहूंगा कि बेटा अगर तुम वास्तव में आए हो तो तुम देखो, पहले यही कहूंगा कि पारिवारिक स्थिति का सही है तो ये मान के चलो कि ये ऐसी चीज है नहीं। और पिछले बार से पेपर पैटर्न बदल रहा है, जो पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं वो तो पेपर छोड़ने के मूड में आ गए होंगे, क्योंकि उनसे अब नहीं हो रहा होगा। आपको ये करना है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपने तरीके में बदलाव करना है। और उन तरीके के बदलाव में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप टेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए। जो मॉक टेस्ट उसको प्रायोरिटी दीजिए। महीने में कम से कम आप 4 से 5 मॉक टेस्ट दीजिए, हर हाल में दीजिए। और उसके साथ आप करंट अफेयर्स को वीकली आप करिए और मंथली करिए, मतलब 500 भी करिए। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट और 5 करंट अफेयर्स। आप अगर तैयारी कर चुके हैं, आप ये चीज शामिल कर लीजिए। बाकी जो पढ़ रहे पढ़ने दीजिए। यकीन मानिए, आप देखिए, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास कमी है सही ज्ञान की, जो आपके पेपर में आपको क्वालिफाई करा दे। वो सही ज्ञान आपको मॉक से ही आएगा, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, चलो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न था। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलता है। इसके कारण तारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन भी इसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं, इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, यहां पर चर्चित शब्द है, ये किस संस्थाएं से है? आप देखो भैया, ये सब प्रश्न कौन कर पाएगा? जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से खुद को रिलेटेड किया हुआ है, जो करंट अफेयर से जुड़ाव रखे हुआ, वो कर पाएगा। अदरवाइज दिन में तारे, जैसे वहां भी पीछे तारे टिमटिमाते देखे ना, ऐसे दिन में तारे नजर आ जाएंगे पेपर में। फिर हो गए, अरे सर ऐसे प्रश्न बना देता है, कहां से पढ़े? बेटा कहीं से पढ़ना नहीं होता है। तुम मॉक दोगे, उसमें देखोगे, उस मॉक को फिर तुम रिवीजन करो कि हमसे गलती क्या हुई है। इसीलिए हफ्ता में एक मॉक देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मॉक तुम दे सकते हो। मैं इसीलिए वो ये किसके लिए बता रहा हूं? जो 1-2 बार 3 बार पेपर दे चुके हैं, नहीं पास हो रहे, उनके लिए। जो अभी नई तैयारी कर रहे, 1 साल हुआ है या अभी तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए अभी ये चीज अप्लाई नहीं होगी। उनको अभी पहले अपने बेसिक पर और अच्छा करें। ये कम से कम जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए है, जो मेरी सलाह है। चलिए भैया, इसका यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अच्छा प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, गलत सुमेलित है, गलत, यहां पर गलत पूछ रहा है। बताओ, आसान प्रश्न था यार, ये करंट अफेयर से होते तो जवाब देते। ये सी होगा। ठीक है,
केवल मतलब इसमें जो है एक मिनट एक मिनट मैंने यहाँ पर एक मिनट मैं सी यहाँ होगा, यहाँ क्यों मैं बता रहा हूँ, सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा ना वहां सी बता रहा हूँ वही कहेंगे। देखिए आपको मैं एक ही चीज बताता हूँ, जो आपका अवेयर है, अवेयर का क्या था, एक्सेस वॉच एंड रिजर्व, ए फॉर एक्सेस, डब्ल्यू ए फॉर वॉच एंड आर ई फॉर रिजर्व। ठीक है, एक्सेस वॉच रिजर्व, ये आपकी पता है किससे है, ये बेसिकली एक जो है एंटीबायोटिक जो है जो खपत हो रही है उसकी निगरानी के लिए उपकरण है, जिसे 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो यानी कि ये तो सही है। अब बाकी तीन में जो गलत पूछा, बाकी तीन गलत हो गए। कि प्रेरणा कार्यक्रम किसके लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए। ठीक है, अब इसे किसके लिए, किसके द्वारा लाया गया था, इसे भैया लाया गया था आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि ये तो गलत। अब ऑपरेशन अमृत, ये सारी चीज करंट अफेयर्स में थी। अब देखो जो इस साल आप पेपर दिए होंगे वो देखो, ये इसको अगर रिलेट कर पा रहे होंगे ठीक है, वरना भूल गया होगा मुझे पता है, लेकिन इसी साल की चीज है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज पूछ लेते हैं ना, आदत है उनकी। ऑपरेशन अमृत, अमृत जो है ये केरल सरकार द्वारा एक एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, ना कि नार्कोटिक्स के द्वारा नहीं, केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। और जो आप ई साक्षी एप्लीकेशन देख रहे हो, ये बेसिकली क्या था, ये जो एक क्या नाम है, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके जो विकास परियोजनाएं होती है ना, उसको जो है सिफारिश करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से करने के लिए बनाया गया है। जैसे जानते हो ना, सांसद होते हैं उनको कोटा होता है, उसके अंदर 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है केवल विकास परियोजनाओं के लिए, तो उसको उसके संदर्भ में 5 साल सालीना, 5 साल में 25 करोड़। सोचो, भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही। चलिए भैया यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा सही है। अब अगले कुछ प्रश्न हम लोग बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है, बहुत तेजी से करेंगे। चलिए, यह भारतीय कॉफी को घरेलू अंतरराष्ट्रीय बढ़ावा देता है, यह देख बहुत आसान सा प्रश्न है भैया, बहुत आसान सा प्रश्न है, करंट अफेयर संबंधित है, लेकिन करंट अफेयर अभी स्टेटिक हो चुका है कि कॉफी बोर्ड और हल्दी बोर्ड बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो सही है वो केवल एक है भैया, यहाँ पर बी और दूसरा और तीसरा गलत है, बिल्कुल गलत है भैया। ये कॉफी बोर्ड जो देख रहे हो आप, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, और ये जो है समर्थन मूल्य के लिए नहीं है स्थापित है, ये बेसिकली उसमें कैसे हम रिसर्च करके उसकी गुणवत्ता को सुधार करें, कैसे उसे हम एक्सपेंड करें एक्सपोर्ट के लिए, कैसे हम जो उसकी बाजार के लिए जो है ज्यादा ज्यादा मार्केट मुहैया कराएं, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी होगी तो मार्केट में खुद डिमांड आएगा। तो ये चीज है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसका कोई मतलब है, कृषि मंत्रालय से कोई मतलब नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा बताइए। हरिरोध मुरगाव बेसिन और हेलमंद नदी घाटी अवस्था ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, हरिमुद मुरगाव बेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखो यहां पर आप लोगों को सर ये कौन सा प्रश्न, ये मैं हार्ड में डालता हूं, ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं तो दिल पे पत्थर मत रखना, ऐसे ही भैया, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मॉक करने से यही सब आता है, क्योंकि यही सब प्रश्नों से जब तुमसे एग्जामिनर खेलना चाहता है तो यही सब प्रश्न काम आते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पढ़ रहे हो, मैं कुछ बताऊंगा, मॉक दोगे, कुछ चीजें मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें न्यूज में रहती है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो जो रिलेट करता है। तो जब पेपर बनता है, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग या कुछ बनाते तो होता है, चलो बच्चे से देखिए ये कैसे रिलेट कर पाता है, कितना सही कर पाता है। ठीक है, वैसे एग्जामिनर भी करता है, एग्जामिनर हम इंसान नहीं है, हम लोग भी ऐसे टेस्ट करते हैं। देखो भैया जो यहाँ पर सत्य हो केवल दो है, कि हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख अगर आप देखेंगे तो आपको अवस्था मिलता है, लेकिन जो हरिमुद मुरगाब बेसिन देख रहे हो ये 3 जगह पर, अफगानिस्तान के साथ ईरान में भी मिलता है, ईरान के साथ बताओ, याद करो तीसरा कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपसे इसलिए कहता हूं ना कि आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं, वरना बता देने से कोई, और लिखता क्यों हूं, बताने बाद लिखता क्यों नहीं हूं, सॉरी लिखता क्यों, कि कम से कम आपके दिमाग में एक चीज बता दे, जब कोई चीज आप पढ़ रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उसकी इफिशियंसी अच्छी होती है समझने के लिए, दिमाग में घर करने के लिए, मैंने आपको बताया। चलिए, एक को अभिकथन दूसरे कारण बताया गया। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। कह रहा है माउंट लेबो टॉकी लाकी लाकी, ये कह रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बनता है। चलो भैया ज्योग्राफी का प्रश्न है, इसे मैं मॉडरेट, इसे मैं हार्ड में डालूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं साफ कह रहा हूं ये हार्ड लेवल का है।
क्योंकि एक पता है, ये जो कारण दिया है ना, ये कारण वही कर सकते हैं जो अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े होंगे। जो हवा में ज्योग्राफी पढ़े होंगे ना, उनको, जो लूसेंट लूसेंट पढ़े होंगे उनके बस का नहीं है। ये जो अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े होंगे वही सब ये प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। इस लेवल के प्रश्न जो है मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे हार्ड में डाला है। बताइए। देखिए भैया, मेरी बात समझिएगा, मैं जल्दी से कराता हूँ। ये पहला सही है, पहला जो आप देख रहे हो माउंट लेबो टोकी लाकी लाकी, ये सही है। नहीं पता है, आप आज की क्लास में ये देख लिए, इसको लिख लो, इसको होमवर्क करना कि ये कहाँ है कैसे, एक बार देख लेना, इसे तुम्हारे दिमाग में बन जाए। ठीक है, अगला क्या है, रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बनता है, गलत है। ये फैलाव से नहीं, ये डाइवर्जेंस नहीं। जैसे क्या होता है ना, आप देखोगे प्लेटें कैसे चलती, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चलती, एक प्लेट क्या होता है दूसरे से अलग हो रही होती है, एक प्लेट क्या दूसरे से सट के ऐसे चल रही होती है। तो इसमें क्या, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जा रही होती है तब भैया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है, क्योंकि वहां पर तब क्या भूकंपीय चीजें होती हैं और वहां पर आपकी ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आप ईस्ट अफ्रीका देख रहे हो दूसरे से अलग हो रहा है, तो वहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब पास आके एक दूसरे के ऊपर जा रही तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बन रहा है। समझ गए? तो ये सही है परंतु वार गलत है। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से कथन सही है? चलो 3 कथन दिया गया है, बताओ। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है। हम्बोल्ट करंट एक गर्म महासागर। एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई है। चलिए भैया, इसे मैं मॉडरेट में डालता हूँ, क्योंकि हाँ ऐसे चीजें जो है थोड़े से फैक्ट्स हैं और साथ ही साथ क्या है, वैसे मैं इजी भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ठीक है तुमको, ये तुम्हारे हिसाब से मैं वेटेज दे रहा हूँ, वरना मैं, मेरे हिसाब से इजी है, बट मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मॉडरेट। चलो बताओ, क्योंकि अच्छा तुम लोग कहोगे सर ये क्या बार बार बताते हैं इजी मॉडरेट, बेटा कि तुम देखो कि तुमने आज किस लेवल का प्रश्न किया, तुम्हारा कितना सही हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़े हो ना। मुझे नहीं पता लोग कैसे पढ़ाते, मुझे पता है कि एक जो पढ़ने वाला होता है जो ऐसी चीजों की तैयारी कर रहा है, पीसीएस इन सब चीजों की, उसे सही आकलन पता होना चाहिए, क्योंकि यार इसमें वैसी जिंदगी गुजर जाती है, 3 3 पेपर देने पड़ते हैं, तो भैया हमें लेवल पता होना चाहिए ना। नहीं पता है तो हम कैसे पास कर पाएंगे? बहुत छोटी सी बात है यार। फिर कह रहे ना, किसी के दुख को वही अच्छे समझ सकता है जिसने उस दुख को देखा हो। तो बस आगे मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, यहाँ पर अगर आपका जवाब 1 और 3 है तो सही कर ले। देखिए भैया, हम्बोल्ट एक गर्म नहीं है, इतना समझ के, एक ठंडी जलधारा है। अब क्या कैसे है आप लोग देख लीजिएगा, इजी प्रश्न है, होमवर्क समझ लीजिएगा। यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि हो सकती है? अब मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न का आप लोग कहोगे सर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसमें तुक्का चलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को मैं स्टार मार्क करके कहूंगा छोड़ देना, इसे हार्ड में डाल दो, क्योंकि किसी को नहीं यार तो हार्ड हो गया, नहीं आया तो हार्ड है। तुक्का में रिस्क लेना हो ले लो, वरना छोड़ दो इस तरह के प्रश्नों को। लेकिन आप मेरे क्लास में तो पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये जान लो, अगर ऐसा प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि देखो क्या, ग्रीनलैंड आपको पता है पूरा है, नाम ग्रीन लेकिन पूरा बर्फ है, बर्फ है आइसलैंड लेकिन वहाँ हरारी हरारी है। ठीक है, बहुत उल्टा सीन है, यही तो देखते हैं। कहते हैं इसीलिए दुनिया से विश्वास उठ गया कि जब ग्रीन में बर्फ और बर्फ में और आइस में जो है हमने ग्रीनरी देख ली। इसका सही जवाब है 7.4 मीटर। अरे बहुत है वहां पर भाई। आपके अभी भी पोल साइड में जितने ग्लेशियर पिघल जाए ना, तो मेरे ख्याल से मुंबई मुंबई डूब जाए सब। और देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये मीटर कह रहा है, ये सेंटीमीटर मत फंस जाना या एमएम में मत फंस जाना। तो तुम्हारा कहेगा सर 7.5 मीटर तो बहुत हो जाएगा, इतने में तो 7.5 मीटर मतलब 7 × 21 और मतलब 22 23 फीट, मतलब 22 23 फीट पानी सर। हाँ बेटा, इसीलिए क्या उसको समझो, समझा? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरह से, देखो यहाँ प्रश्न में एक ट्विस्ट है, पूरी तरह से कह रहा है क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। आप जानते ही हैं इसका एक है होम्स का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जिसमें दिया है इरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपरियर। ठीक है, 4 तो यही दिया आपके सामने। चलिए बताइए, ये होम्स मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी नहीं, शायद एक और बोर्ड आती उसमें पढ़ा था मैंने। चलो, तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ऐसा है जो केवल इसमें, बाकी आप चारों देखोगे ना तो उसकी वो आपके क्या कहते हैं, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये जाने रहे। लेक इरी वैसे कुछ ज्यादा ही महत्व रखता है कर शायद थिंक कनाडा के लिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1993 से 2010 के बीच
पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर हुए विचलन का मुख्य कारण क्या था? हुआ यह था भैया कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपका पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव था, जिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो आपके 80 सेंटीमीटर पूरब की तरफ झुक गई थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा इस झुकाव का, आप देखो ये कहोगे सर ये कैसे, बेटा ये दरअसल थोड़ा सा न्यूज में था। इसीलिए कहते हैं जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, छोटी छोटी चीजों को देखते हो, पहली बात तो क्या कि पढ़ने का सोर्स अच्छा रखो। हमेशा ये चीज जानो कि तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन कहाँ से पढ़ो ये मैटर करता है। आज की डेट में जैसे होता है ना कि ज्ञान सब, ज्ञानी सब है, लेकिन ज्ञान का स्रोत क्या है? कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप ज्ञानी बहुत भरे पड़े हैं, मैं मिलता हूँ अक्सर, जिनको इतिहास अलग ही लेवल का इतिहास उनका चलता है। वो इतिहास सुनने के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने गलत पढ़ा है या लिखने वाले ने आंखों से देख करके गलत लिख दिया है। ठीक है। दोनों प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, आप लोग आसानी से कहते हैं ना कि इतिहास में जो लिखा गया गलत है। बेटा एक चीज पता है, एक इतिहासकार को अपनी बात लिखने से पहले उसे साबित करना और साबित उसे फैक्ट्स देने होते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो फैक्ट्स होते हैं। अब तुम अगर फैक्ट्स को और तर्क को झुठलाना सीख गए, तुम यकीन मानो तुम अपने आप को गर्त में ले जा रहे हो। जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है किसी की दया से ठीक है, वरना जिस दिन तुम्हें अपने पे चलना होगा तुम नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम फैक्ट्स को नहीं मान रहे हो, ना तुम तर्क को नहीं मान रहे हो जिससे दुनिया चलती है। चलिए, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया। चलिए आज के आखिरी प्रश्न करता हूँ, इसका क्लास खत्म करता हूँ। इसका मेन रिजल्ट था प्लेट विवर्तकनी। प्लेट विवर्तकनी, देखो क्या हुआ, जैसे कुछ रेगिस्तान थे, उसमें क्या हुआ, जैसे चिली का काफी सारे थे, उनमें क्या हुआ, उनमें जो है ठंडी ठंडी समुद्र जो धाराएं थी कि वो बारिश से भारी हवा को तटरेखाओं से मतलब जो है दूर ले जाते चले गए। एक मिनट, नहीं यार, आप बताओ, मैं क्या ही बताऊं, दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी कभी कभी, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं कुछ अलग ही बता दिया, माफ करना। ये अगला प्रश्न है यार, वो अब कल पढ़ेंगे, जो मैं पॉइंट बता रहा था वो कल बता रहा था। चलो, ये भैया ये कारण था। हुआ क्या था कि अध्ययन के अनुसार ये पता लगा कि आप लोगों को साफ पता है कि आप लोग जल बहुत दोहन करते हैं। सबसे ज्यादा जल दोहन होता है सिंचाई में, आपको पता है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में इतना नहीं होता, बेटा सिंचाई में बहुत ज्यादा जल दोहन होता है, उसके बाद शायद मानव उपयोग, फिर इंडस्ट्री, ऐसा होता है। मतलब एग्जैक्टली क्रम मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे पता है सिंचाई में होता है। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान वितरण था वो उसमें बदलाव हो गया। अब कोई भी चीज इस तरह से है, जब किसी और ज्यादा हो गया तो उस तरफ टिल्ट हो गया, क्योंकि जिधर ज्यादा होगा उधर टिल्ट हो जाएगा। आपको पता है ना वेट कैसे होता है, जिधर ज्यादा भार होता है उधर झुकाव हो जाता है, जो हल्का होता है ऊपर उठ जाता है। तो पूरब की तरफ झुकाव हो गया था, यानी पूरब तरफ जो है वेट ज्यादा था। बात समझ रहे हो ना? बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आएगी। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास अगर अच्छी लग रही हो, और साथ ही साथ भैया हिंदी की यहाँ पर मॉक टेस्ट आप लोग को शॉर्ट से दिया जाए तो उसको अटेम्प्ट किया करें। 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो लाता हूँ, अटेम्प्ट किया करो, देखो कि कोई 30% अगर उसमें नहीं लाओगे तो ये सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो होता नहीं है, मैं उसको क्या, जैसे उसकी वेटेज 30% है तो मैं उसको 30% लायक ही आपको ला रहा हूँ। आप इतने दिनों में अगर उसको करते रह जाओगे ना छोटा छोटा मॉक टेस्ट, तो आपको फायदा होगा। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरी जो है इंस्टाग्राम पर आईडी दृढ़ता क्लासेस नाम से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो KG लव सिंपलिसिटी मेरी पर्सनल आईडी, आप उसके जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। जाने से पहले लाइक नहीं किया लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हाँ, कॉपी कलम लेकर के मन लगा के पढ़ो, हार्ड कुछ नहीं होता है, हमारे परिश्रम और हमारा कुछ हद तक नसीब, ये दो चीजें जब मिल जाती हैं तो आदमी सफलता पा ही जाता है। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।